नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास की कुछ तिथियों के बारे में बात करेंगे जो कि किरण पब्लिकेशन के अंदर दी गई है। सबसे पहले ईसा पूर्व से बात करते हैं, फिर ईस्वी पूर्व वर्ष पर आएंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि सन 6000 ईसा पूर्व के अंदर सबसे पहले मेहरगढ़ के अंदर, कहाँ पे बच्चे, मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीन कृषि और पशुपालन के अवशेष खोजे गए थे। अब दूसरे 6000 के अंदर मेहरगढ़ के अंदर बुर्ज होम में भारत के प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के अवशेष खोजे गए थे। यदि आगे बात करें हम लोग तो 5000 के अंदर, 5000 से 4000 के ईस्वी पूर्व में बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के बारे में हमें अवशेष मिलते हैं। कब से कब तक मिलते हैं? ये 5000 से 4000 के 5000 से 4000 के बीच में बागोर तथा आदमगढ़ के बीच में। 4000 से 3000 के बीच में हमें कृषक एवं पशुपालन की सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम आगे बात करते हैं तो 2350 से 1750 के बीच में रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण होता है। क्या होता है बच्चों? 2350 से 1750 के बीच में रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार का हमें पता लगता है। कब से कब तक इसका जो समय विस्तार है वो चला था, उसके बारे में हमें पता लगता है। यदि हम आगे बात करें तो आगे यदि बात करें तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है उसमें उसके अनुसार जो भारत है उसका आर्यों का आगमन हुआ था वो कब हुआ था बच्चे? 1500 ईस्वी में। कब हुआ था? 1500 ईस्वी में ऋग्वेदिक काल जो स्टार्ट हुआ था, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यदि हम 1000 ईस्वी की बात करें, 1000 ईस्वी पूर्व की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के शुभारंभ हुआ था। इसमें आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान का विस्तार हुआ था। आर्यों का पूर्वी मैदान में कब विस्तार हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व हुआ था। आगे बात करते हैं तो 950 के अंदर महाभारत युद्ध हुआ था। किसके अनुसार है ये? तो 950 में भैया लगभग क्या बच्चों, 950 ईस्वी पूर्व के अंदर महाभारत युद्ध हुआ था। एनसीईआरटी के अंदर रामशरण शर्मा के अनुसार 5000 ईस्वी पूर्व ये युद्ध हुआ था। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 850 ईस्वी के अंदर हमारे जो 23वें तीर्थकर हुआ करते थे, पार्श्वनाथ नाम करके, जो जिनका क्या बच्चे, जिनका जन्म हुआ था कब? 850 के अंदर। 600 से 550 के अंदर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कब? 600 से 650 के बीच में। उपनिषदों की रचना भी हुई थी। क्या हुई थी बच्चे? उपनिषद है उनकी भी रचना हुई थी। और आर्यों का दक्षिण के अंदर विस्तार होता है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ? तो 1500 ईस्वी पूर्व। जिसके बाद 1000 के अंदर क्या होता? उत्तर वैदिक काल में ये उत्तर वैदिक काल का आरंभ हुआ और आर्य जो है वो पूर्वी गंगा वाले मैदान में फैल गए। उसके बाद यदि बात करते हैं तो 600 से 550 के बीच में दक्षिण की ओर जो है आर्य का विस्तार होने लगा, बनकर बढ़ के गए। 540 के अंदर क्या होता है? तो 540 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म के जो संस्थापक हुआ करते थे, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी का जन्म होता है। उनका जन्म 540 में होता है। 540 से 468 ईस्वी पूर्व तक उनका मतलब वो रहते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है बच्चों। उसके यदि बाद में बात करते हैं हम लोग बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 540 से 468 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुआ करते थे। 24वें तीर्थकार थे। कौन थे बच्चे? 24वें तीर्थकार थे ये वर्धमान कौन बच्चे? महावीर। ठीक है, इनका जीवन काल इतने टाइम पीरियड में होता है। 563 के अंदर क्या होता था? 563 के अंदर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है हमारे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म होता है। 563 ईस्वी में किसका जन्म होता है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। 563 से 483 तक इनके जो जीवन काल रहता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। किसको बच्चों? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक मानते हैं। उनका जो जीवन काल है 563 में इनका जन्म होता है और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं। 516 में ईरान के जो शासक थे डेरियस प्रथम, उनका भारत पर विदेशी आक्रमण करते हैं। क्या होता है बच्चों? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरान के जो शासक है कौन बच्चों? डेरियस प्रथम, उनके द्वारा सबसे पहला आक्रमण होता है विदेशियों के द्वारा 516 में। कब हुआ था बेटा? मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो 516 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो इराक के शासक कौन थे? डेरियस प्रथम। चलो आगे बात कर लेते हैं। 544 से 412 के बीच में जो हर्यक वंश है उसका विस्तार हुआ था और उसमें बिंबिसार जो राजा है, अजातशत्रु है, उदयन है, इनके बारे में बात हुई थी। हर्यक वंश को आपको पता है कि इसमें पिता की ज़्यादा मृत्यु की गई है, तो इनको पितृहत्या वाला जो वंश है इसे भी कहते हैं बच्चे। 483 के अंदर क्या होता है? तो 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी बच्चे? तो राजगृह में हुई थी। क्या हुई बच्चों? राजगृह में। आप इसे याद रख सकते हो, प्रथम हुई थी तो आर से याद रखें, तो आर में सबसे पहले यहाँ पर कौन आता है बच्चों? एक। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी बच्चों? राजगृह के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर। उसके बाद यदि आगे बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे,
प्रथम बौद्ध संगति की बात कर ली हम लोग, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 के अंदर। 412 से 344 के बीच में, कब बच्चे? 412 से 344 के बीच में शिशु, कौन से बच्चों? शिशुनाग वंश क्या होता है बच्चों? इसका विस्तार होने लगा धीरे धीरे, इसकी स्थापना होने लगी। वो स्थापना हुई जब बच्चों 412 से 344 वर्ष के बीच में इसका विस्तार हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार इसी के बीच में होता है इनका। यदि नेक्स्ट वाली बात करते हैं तो भैया सेकंड वाली कौन से? 383 ईस्वी के अंदर। पहले हम लोगों ने 483 की थी पहली, उसी के 100 साल बाद के बाद ईस्वी पूर्व 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति होती। क्या होती है बच्चों? द्वितीय बौद्ध संगति होती कहाँ पर है? वैशाली के अंदर। कहाँ होती है बच्चों? वैशाली। तो आप इस प्रकार से रख लो, वी मतलब वैशाली होता है, तो एक और एक कितने डंडे बेटा? दो डंडे, मतलब वैशाली में रख लेना। वैशाली में कौन सी संगति बच्चे? बौद्ध संगति। कौन सी वाली बेटा? दूसरी वाली। यदि आप बात करते हैं नेक्स्ट वाली बच्चे कि 344 में क्या था? 344 में मगध में नंद वंश की स्थापना थी। आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम पता होगा बच्चों, मगध में नंद वंश के महापद्मानंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलो आगे बात भी कर लेते हैं इसकी। तो 344 ईस्वी पूर्व में मगध के जो नंद वंश है उसकी स्थापना हुई थी। 326 में क्या होता है? तो 326 के अंदर सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व किया था। कब किया था बेटा? 326 ईस्वी पूर्व किया था। 323 में क्या होता है? तो 323 के अंदर सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु रहती है। 326 में भारत में आक्रमण किया और 3 साल बाद ही सिकंदर की क्या हुआ बच्चों? मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई थी? बेबीलोन में। कहाँ हो गई बेटा? बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व। चलो आगे बात कर लेते हैं। फिर जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो उस टाइम पर 323 में ही 323 ईस्वी पूर्व ही मौर्य वंश की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं सिकंदर की मृत्यु के तुरंत पश्चात 323 ईस्वी पूर्व। अगली बात कर लेते हैं। सिकंदर का आपको पता है एक सैनिक हुआ था जो उसने दूध भेजा हुआ था, कौन सा? 305 में। तो 305 में सेल्यूकस का भारत में आक्रमण होता है। किसका होता है बच्चों? 305 में सेल्यूकस का भारत में आक्रमण होता है। 298 में क्या होता है? तो 298 बिंदुसार शासक बनता है। क्या बनता है बच्चों? बिंदुसार शासक। आप तो पता बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक हुआ जब कौन थे बच्चे? तो वो थे बिंदुसार। कौन थे बेटा? बिंदुसार। जो बिंदुसार शासक बना चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 298 में जो बिंदुसार है वो शासक बनते हैं। 272 से 268 के बीच में क्या होता है? तो 272 से 268 ईस्वी पूर्व में अशोक तथा उसके भाइयों के बीच में क्या बच्चों? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चली। आपको पता है बेटा कि अशोक है और उनके भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चली थी। उसके बीच में 272 से 268 ईस्वी पूर्व में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती रही 4 सालों तक। 269 के अंदर क्या होता है? तो 269 के अंदर जो अशोक है वो राजा बन जाते हैं। 269 बहुत अच्छे से याद रखना है। 269 की ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो भैया 269 ईसा पूर्व जो है अशोक हमारे बात करते हैं अशोक की, तो महाराजा हुआ करते थे, बहुत बड़े महाराजा थे ये। इनकी बात करें तो ये भैया राजा बन जाते हैं। तो कब बने थे? तो 269 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 268 से 272 के बीच में अशोक का शासनकाल चलता है। आपको पता है 268 से 272 के बीच में अशोक का शासनकाल चलता है। 269 में बने थे, 268 से 272 तक इनका शासनकाल चला। 261 में कलिंग का युद्ध होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था जिसके बाद इन्होंने युद्ध के बिल्कुल त्याग ही दिए थे, जैसे कि इन्होंने कभी युद्ध ही नहीं किए थे। उसके बाद इतना नरसंहार इन्होंने वहाँ पर देखा था, तो सब युद्ध सब कुछ त्याग दिया था ना। तो 261 में क्या होता है? कलिंग का युद्ध होता है। याद रखना बहुत अच्छे से। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। 257 में क्या होता है? तो 257 में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। ये जो उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित, मतलब जो 257 के अंदर क्या होता है? अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। 257 में अपनाते हैं। कब होता है अपनाते हैं? 257 में। जब बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो आपको पता है हम लोगों ने पहली बौद्ध समिति थी वो कब करवाई थी बच्चों? 483 के अंदर। फिर दूसरी 383 के अंदर। पहली कहाँ होती है बेटा? हमने इसे याद किया था आर से याद किया था। एक आया था आर मतलब राजगृह के अंदर। दूसरा कहाँ याद किया था? वी मतलब क्या बच्चों? वैशाली। कहाँ हो गया था बच्चों? वैशाली के अंदर। अब जो तीसरी होती है वो कौन करवाते हैं बच्चों? अशोक करवाते हैं। कौन करवाते हैं? अशोक। क्योंकि अब अशोक राजा बन गए थे और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब अपना लिया था तो बौद्ध धर्म की 251 में, कब बेटा? 251 में बौद्ध संगति होती है। क्या होती है बच्चे? 251 के अंदर कितनी बौद्ध संगति होती है? किसके द्वारा करवाई जाती है भैया? अशोक के द्वारा करवाती है। 272 के अंदर क्या होता है बच्चों? अशोक की मृत्यु होती है। क्या उसकी मृत्यु होती है बच्चों? अशोक की मृत्यु होती है 272 ईस्वी पूर्व में। आगे कुणाल शासक बना। उनके जो नेक्स्ट जो थे
तो उत्तराधिकारी वो कौन था बच्चे? कुणाल। जो कुणाल है वो शासक बनता है। 200 में क्या होता है? तो भैया यूनानी आ गए थे भारत के अंदर। यूनानियों का आगमन कब हुआ था भारत के अंदर? तो 200 के अंदर। आपसे यदि मैं पूछता हूँ कि आर्यों का आगमन तो 1500 ईस्वी में हुआ था। भैया यूनानियों का भारत में आगमन कब होता है? तो 200 ईस्वी पूर्व में, 200 ईस्वी पूर्व में भैया। आगे बात कर लेते हैं 185 के अंदर क्या होता है? तो 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक, उसका नाम क्या था बच्चों? अंतिम मौर्य शासक का नाम था बच्चे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। भैया आपको पता होना चाहिए, अंतिम मौर्य शासक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ का नाम था बच्चों बृहद्रथ। अच्छे से याद कर लो बेटा, बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, इसकी मृत्यु कर दी जाती है। शुंग वंश की स्थापना होती है। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश बना था? तो शुंग वंश। बहुत अच्छे से याद करना है, मौर्य वंश के बाद जो बना था वो शुंग वंश बना था। और शुंग वंश ने मतलब किसको मार कर किसकी हत्या के बाद बनता है? तो बृहद्रथ। किसके बच्चों? बृहद्रथ। तो अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन था बच्चों? बृहद्रथ था। अगला बात कर लेते हैं 75 ईस्वी पूर्व क्या था? तो 75 ईस्वी पूर्व कंड वंश की स्थापना होती है। किसके बच्चों? 75 ईस्वी पूर्व कंड वंश की स्थापना होती है। अगली बात करते हैं सन 30 ईस्वी पूर्व क्या होता है? तो सिमुक द्वारा सात वंश की स्थापना होती है। सात वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुक के द्वारा सात वंश की स्थापना होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो सात वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सिमुक। किसके द्वारा बच्चे? सिमुक। सिमुक के द्वारा की जाती है। अगली बात कर लेते हैं ये विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के जो शासक है राजा विक्रमादित्य, उन्होंने चलाया था विक्रम संवत। और ये कब चला था? सन 58 ईस्वी पूर्व का बच्चों? सन 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत चलाया था। जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। कब चला था बच्चों? शकों। जो शक थे ना भारत में, भारत में क्या हुआ था बच्चों? इनका आगमन हुआ था। उस टाइम पे जो विक्रमादित्य है इन्होंने उनको हराया था शकों को। और उनके जब उनको हरा दिया तो उन्होंने 58 ईस्वी पूर्व में एक अपना नया कैलेंडर बोल सकते हैं, नया संवत बोल सकते हैं, विक्रम संवत इन्होंने क्या किया था बच्चों? स्टार्ट किया था। आगे बात कर लेते हैं चोल एवं पांडवों का रोम में क्या बच्चों? व्यापारिक संबंध किसके थे बच्चों? चोल का और जो चोल थे और पांडव का रोम में क्या था बच्चों? रोम के संबंध में इनका व्यापारिक संबंध हुआ था। ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो बहुत अच्छा सा टॉपिक है। और वो हमारा टॉपिक रहेगा ईस्वी पूर्व। क्या बेटा? ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व हम लोगों ने अभी ईसा पूर्व किया था ना, अब हम लोग इस कौन सा करें बच्चों? ईस्वी पूर्व। हम जीरो पर आने वाले हैं, मतलब जीरो पर आ गए। अब उसके बाद 14 से 15 ईस्वी पूर्व क्या था? ईस्वी में क्या होता है? 14 से 15 ईस्वी में अंदर रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोमन संत सेंट थॉमस है वो भारत में कब आए थे? तो 14 से 15 ईस्वी पूर्व आए थे। 20 से 46 में क्या होता है? तो 20 से 46 के बीच में क्या होता है बच्चे? 26 सालों के बीच में गोंडोफनीस के समय भारत का संत थॉमस का आगमन होता है। संत थॉमस का आगमन होता है। 45 के अंदर क्या होता है बच्चों? कुषाणों का भारत में प्रवेश होता है। किसका बच्चों? कुषाण। जो कुषाण थे वो उनका भारत में कब प्रवेश होता है? तो ये सन 45 में होता है। कब होता है बच्चों? सन 45 के अंदर। सन 45 में, सन 45 ईस्वी में क्या होता है बच्चों? इनका भारत में कुषाणों का भारत में आगमन हुआ था। 65 में क्या होता था? 65 के अंदर चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता था। जहाँ से जहाँ से तुम्हें पता है कि बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था। तो बौद्ध धर्म यहाँ से कहाँ जो चीनी सम्राट है उन्होंने यहाँ पर पहुँचाया था किसको? भारत में प्रतिनिधि को। आगे 77 में क्या होता था? प्लिनी की बुक जो नेचुरल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिनी आपसे पूछेगा नेचुरल हिस्ट्री बुक जो है वो किसकी है? तो प्लिनी की है। कब किसकी बच्चों? प्लिनी। तो कब लिखी थी इसने? 77 ईस्वी में। कब लिखी थी बच्चों? 77 ईस्वी में। अच्छा, आपसे नेक्स्ट पूछेगा, देखो हम लोगों ने अभी 58 ईस्वी पूर्व पढ़ा था। क्या बच्चों? विक्रम संवत। क्या पढ़ा था? विक्रम संवत। उसी प्रकार से 78 के अंदर जो 78 है ईस्वी, 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क के द्वारा, राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया था। किसके द्वारा? शक संवत प्रारंभ किया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो अभी हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं ना, वो शक संवत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कौन सा बच्चों? शक संवत। कौन सा बच्चों? शक संवत। आगे बढ़ जाते हैं 78 से 100 और ईस्वी में क्या होता है? तो 78 से 100 ईस्वी में कनिष्क का शासनकाल चलता है। क्या चलता है बच्चों? कनिष्क का शासनकाल। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन की। तो 86 से मतलब 86 से 128 के बीच में। कब बच्चों? 86 से 128 ईस्वी पूर्व के अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बच्चों, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहन का जो है, सातवाहन जो राजा थे, सातवाहन उनका पुनरुत्थान हुआ था। मतलब वहाँ पर जो गौतमीपुत्र सतकर्णी, आपको पता है सातवाहन के राजा को कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस राजा है गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे 130 से 150 में पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम जो है उनके क्या बच्चों? पश्चिम भारत में उनके महान शासक के रूप में वो विजय प्राप्त हुए थे। उनकी छत्र छवि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। कब बच्चों? 150 से 130 से 150 ईस्वी पूर्व। कब बच्चों? 130 से 150 ईस्वी पूर्व। थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं।
और आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे 225 में क्या होता है, तो 225 के अंदर वकाटक वंश की स्थापना होती है। वकाटक वंश की स्थापना कब होती है, तो 225 ईस्वी में। कब होती है बच्चों, 225 ईस्वी में वकाटक वंश की स्थापना होती है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा बच्चे 226 में क्या होता है, तो 226 में पार्शिया में सासानियन वंश की स्थापना होती है। भैया किसकी, पार्शिया में क्या होता है बच्चों, सासानियन वंश की स्थापना होती है। सासानियन वंश की स्थापना कब होती है बच्चों, तो 226 में कहाँ पर होती है बच्चों, पार्शिया के अंदर। 250 में क्या होता है, तो भैया सातवाहन जो वंश है वो पूरी तरीके से विघटित हो गया था, मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। 240 में क्या होता है, 240 से 280 के बीच में क्या होता है बेटा, तो 240 से 280 के बीच में गुप्त वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, श्रीगुप्त के द्वारा। क्या बच्चों, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना होती है। कब होती है, 240 से 280 के बीच में। 240 की स्थापना होती है, तो 240 से 280 तक के बीच में चला था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला 280 से 319 के बीच में घटोत्कच जो सिंगारून का मतलब वहाँ का राजा बना होता है, वह उसका शासन करता है इतने दिनों तक। कब से, 280 से 319 तक। 319 से 320 के बीच में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। यदि आपसे सब पूछे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो भैया श्रीगुप्त है। आगे बात कर लेते हैं। 319 में क्या करते बच्चे, गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। आगे 335 से 375 के बीच में क्या होता है, तो समुद्रगुप्त का जो काल है वो चलता है, और उन्होंने जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन के रूप में बोला जाता है। तो आप पूछेगा समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाते हैं, तो भारत का नेपोलियन। किसके नाम से बच्चों, भारत के नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। 360 में क्या होता है, तो 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत होता है। 360 ईस्वी के अंदर, किसके अंदर बच्चों, 360 ईस्वी के अंदर किस बच्चों, श्रीलंका का राजदूत आता है। कहाँ पर बच्चे, समुद्रगुप्त के दरबार में। आगे बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं, कहाँ बच्चों, भारत के नेपोलियन कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। 375 में क्या होता है, 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है, रामगुप्त शासक बनता है। कौन बनता है बच्चे, रामगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु जैसे होती है तो रामगुप्त वहाँ का शासक बन जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। 380 से 415 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चलता है। कब से कब तक, 380 से 415 के ईस्वी के बीच में किसका शासनकाल चलता है बच्चों, ये 20 साल, ये और 30 कितना 35 साल के बीच में क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चलता है। गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य में चरमोत्कर्ष बढ़ता है। भैया चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनका बच्चों क्या, गुप्त शासनकाल में पश्चिम की ओर उनका शासनकाल, और संस्कृत भाषा के बहुत ज़्यादा थोड़ा ज्ञानी हुआ करते थे वो। अगर बात करते हैं 399 से 414 के बीच में फाहियान भारत आया था। कौन आया था बच्चों, चीनी यात्री था। कौन बच्चों, फाहियान। कौन था, फाहियान जो है वो भारत आया था। फाहियान नाम क्या बेटा, फाहियान। कब आया था, 399 में। कब आया था, 399 गया कब था, 414 में। कितने दिन रुका था, 15 साल यहाँ रुका था भैया। 15 साल उसने फाहियान ने यहाँ पर भारत की यात्रा की थी। 415 से 455 के बीच में भैया कुमार गुप्त द्वारा भारत का शासनकाल शुरू किया था उसने, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कब करवाई थी भैया, 415 से 455 के बीच में जब उन्होंने शासनकाल किया था। किसने किया था, कुमार गुप्त ने। तो कुमार गुप्त ने भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कुमार गुप्त ने। तो 455 से 467 के बीच में क्या होता है, तो 455 से 467 ईस्वी पूर्व में समुद्रगुप्त काल यानी कि हुनों का प्रथम आक्रमण होता है। हुनों का प्रथम आक्रमण कब होता है, 455 से 467 के बीच में होता है। नेक्स्ट है 467 से 540 के बीच में। तो 467 से 540 के बीच में गुप्त वंश की अवनति काल स्टार्ट होता है। 467 से 540 के बीच में गुप्त वंश का अवनति काल स्टार्ट होता है। 500 से 532 के बीच में क्या होता है, तो 500 से 532 के बीच में तोरण काल एवं मिहिर कुल के अधीन जो उत्तर में जो हुनों है उनका शासनकाल चला था। किसका शासनकाल चला था बेटा, तो तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासनकाल चला था। 532 में क्या होता है, तो 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया। यशोवर्धन के द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया। 606 से 667 के अंदर क्या होता है, तो 606 से 667 के अंदर हर्ष का शासनकाल चलता है। क्या बच्चों, 606 से 667 तक हर्ष का शासनकाल चलता है। 609 के अंदर क्या होता है, तो 609 ईस्वी के अंदर पुलकेशिन सेकंड। कौन बेटा, पुलकेशिन सेकंड का शासनकाल चला था। कब से कब तक, 609 के अंदर। 629 से 645 में क्या होता है बच्चों, हेनसांग भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था भैया। तो चीनी जो यात्री है कौन बच्चों, हेनसांग, वो भारत आता है कब बच्चों, 629 में। और कब तक रुका था यहाँ पर, लगभग ये भी 16 साल रुका था। कितने बच्चों, 16 साल। हेनसांग कौन, चीनी यात्री हेनसांग 629 में आया था। कब आया था, 629 में। जबकि फाहियान 399 में।
आगे बात करते हैं 636 ईस्वी में, क्या बच्चों 636 में सिंध पर प्रथम क्या बच्चों अरब जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। 636 ईस्वी में सिंध पर भारत के ऊपर जो अरब लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। 712 में क्या होता है, तो 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम, कौन बेटा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमण था, ये भी क्या प्रथम आक्रमण था। और राजा दाहिर का जिसमें राजा जो दाहिर है उनकी वजह पराजय हुआ था, राजा दाहिर पराजित होते। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था, राजा दाहिर को इन्होंने पराजित किया था। 725 के अंदर क्या होता है, तो 725 के अंदर नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की होती है। प्रतिहार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो नागभट्ट के द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों 700, यदि बात कर लेते हैं किसी बच्चों 753 से 973 के बीच में, तो 753 से 973 के बीच में दक्कन के राष्ट्रकूट का जो विजय हुआ था भैया 753 से 973 के बीच में। 760 से 1142 के बीच में पूर्वी भारत के पाल जो हैं, कौन बच्चों, पालों का विकास हुआ था पूर्वी भारत के अंदर। 770 से 810 के अंदर महान पाल शासक धर्मपाल का काल स्टार्ट हुआ था। विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। नालंदा की किसने की थी भैया, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए किसने, कुमार, कौन बता, बोलो, हाँ कुमार गुप्त, बिल्कुल कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बच्चों, तो 770 में की थी। किसने की थी बच्चों, 770 के अंदर किसने बच्चों, महिपाल की धर्मपाल, सारा धर्मपाल, बिल्कुल बेटा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा कहाँ गया बेटा, नालंदा कुमार गुप्त के द्वारा, क्या बच्चों, कुमार गुप्त, याद है ना बेटा, कुमार गुप्त। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 783 से 1036 के बीच में, क्या बच्चों, 783 से 1036 के बीच में राजस्थान के वत्स राज्य द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। किसके बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल चला था। अब आगे बात करते हैं 788 से 820 के बीच में, कब बच्चों, 788 से 820 के बीच में शंकराचार्य तथा उनकी अद्वैतवादी दर्शन हुए थे। किसके बच्चों, 780 से 820 के बीच में शंकराचार्य उनका उत्तरवादी दर्शन हुआ था। 835 से 835 से 885 के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो काल है वो चला था। गुर्जर प्रतिहार वंश कब तक चला था, 835 से 885 के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश चला था, ठीक है। और अरब के जो व्यापारी है सुलेमान, उनके शासक का जो राज्य का है उनका आगमन हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने कुछ इस टाइप से हम लोगों ने कुछ डेट अभी हम लोगों ने कंप्लीट की है, कुछ डेट हम लोग और भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी हम आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं किसके बच्चों, तो नेक्स्ट वाला पोर्शन की। और नेक्स्ट वाला पोर्शन हमारा यहीं पर है और हम खत्म नहीं करेंगे अभी, है ना, ओके। 836 में क्या होता है, तो 836 में मिहिर भोज का शासन होता है, क्या बच्चों, 836 के अंदर मिहिर भोज का शासन हुआ था। कब बना था बच्चों, 836 के अंदर मिहिर भोज का शासन बना था। 850 के अंदर, तो 850 के अंदर विजय वाले द्वारा पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया था। 850 के अंदर विजय वाली द्वारा पांडवों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया था। 851 में क्या होता है, तो 851 के अंदर अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा था। भैया अरब, ये आपसे पूछेगा सुलेमान कहाँ का था, तो एक अरब यात्री था। कहाँ का बच्चों, अरब यात्री। उसने भारत का वृत्तांत कब लिखा था, तो 851 ईस्वी में। कब लिखा था बच्चों, 851 में। आगे बात करते हैं 860 के अंदर क्या होता है, तो 860 के अंदर सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा कौन राजा थे, बलपुत्र। कौन थे बच्चों, बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। किसके द्वारा की थी बच्चों, बलपुत्र के द्वारा नालंदा के अंदर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 871 से कब बच्चों, 1173 के बीच में तंजौर के शाही चोल के द्वारा इनकी स्थापना की थी। 883 से 1026 के बीच में पंजाब और काबुल के हिंदू शाही के बीच में उनका हिंदू शाही के जो है उनका, तो पंजाब और काबुल के हिंदू शाही हुआ था करते थे। 907 में क्या हुआ था बच्चों, 907 में चोल शासक प्रशांत प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 907 के अंदर चोल शासक जो थे बच्चों कौन, परांतक का प्रथम का राज्याभिषेक हुआ करता था बच्चों, परांतक का, ठीक है। 915 के अंदर क्या होता है, तो 915-925 के बीच में राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था। 915 से 925 के बीच में
आगे बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब होता है, तो 916 से 1205 के बीच में। क्या बच्चों, 916 से 1205 के बीच में चंदेल राजा द्वारा, कौन से बच्चों, चंदेल राजा द्वारा खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जेजाग भक्ति के जो चंदेल हैं उनके द्वारा क्या बच्चों खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि 950 से 1195 के अंदर मध्य भारत में एक त्रिपुरी के कलचुरी के अंदर, क्या बच्चों, त्रिपुरी मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी के अंदर 950 से 1195 मध्य भारत में कलचुरियों की स्थापना हुई थी। आगे 973 से 1238 के अंदर अहिलवाड़ा, कठियावाड़ के सोलंकी और गुजरात लोगों का जो बहुत ज़्यादा विकास होता है। 977 के अंदर सुबुक्तगीन पर भारत का आक्रमण होता है। किसके द्वारा बच्चों, सुबुक्तगीन पर का जो सुबुक्तगीन है उसका भारत पर आक्रमण कब होता है, 970 के अंदर होता है। कब होता है बच्चों, 970 के अंदर। अगर बात करते हैं 985 के अंदर क्या होता है, 985 से 1014 के बीच में राज चोल द्वारा शासनकाल स्टार्ट होता है। 985 से 1014 के बीच में राज राजा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदौर के प्रमुख प्रसिद्ध शिव तथा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस द्वारा किया जाता है, तो चंदौर के जो हमारे तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना राज राजा के द्वारा की जाती है। राज राजा जो हमारे राज चोर हैं उनके द्वारा करवाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं बगदाद के खलीफा। अब यहाँ से बात हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं। बगदाद के जो खलीफा है उनको मकसूद गजनवी के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी गई थी। बगदाद के जो खलीफा है उनके द्वारा, ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फिर क्या होता है 1000 के अंदर महमूद गजनवी का भारत में क्या बच्चों, भारत में काबुल पर आक्रमण होता है। सबसे पहले जो भारत है ना अपना अखंड भारत, उसके अंदर काबुल भी था, तो उसके अंदर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। वो 1000 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर आक्रमण हुआ। सबसे पहले आक्रमण किया उसने। फिर उसके बाद 1000 से 1323 के बीच में वारंगल के काकती और वेतराज प्रथम जो संस्थापक हुआ करते थे उनको क्या बच्चों प्रताप रूप इनके अंतिम शासक हुआ करते थे। उनको बच्चों डेथ हो गई थी उनके बाद उसकी। और आगे बात करते हैं 1001 के अंदर क्या होता है, तो 1001 की बात करें तो 1001 के अंदर विहिंद की लड़ाई होती है और जो जयपाल है हिंदू शाही शासक है महमूद गजनवी द्वारा के बच्चों महमूद गजनवी से पराजित कर देते हैं। जयपाल के बाद बच्चों पराजित कर देते हैं। कब 1001 के अंदर। आगे 1025 से 1026 के बीच में सोमनाथ का मंदिर जो मोहम्मद गजनवी है वो लूटने के उद्देश्य से आता है। आपको पता ही मोहम्मद गजनवी क्या होता है, सोमनाथ का मंदिर लूट लेता है। किसका बच्चों, सोमनाथ का मंदिर लूट कर ले जाता है। 1027 के अंदर करता है, तो 1027 के अंदर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है। वापस एक बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी 1027 के अंदर। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। 1030 के अंदर क्या होता है, तो महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और अब अल-बरूनी भारत में आ गया था। अल-बरूनी कौन आया था बच्चों, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद कौन आया था, अल-बरूनी। कौन आया था, अल-बरूनी। अब अल-बरूनी आ गया था। उसके बाद बात करते हैं तो 1191 में क्या होता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। कब बच्चों, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में। 1192 में क्या होता है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज दोनों के बीच में होता है दोबारा से तराइन का युद्ध, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पिछली बार तो क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इस बार के बच्चों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भारत का सूबेदार नियुक्त किया जाता है 1192 के बाद। अब आगे बात करते हैं। अब 1194 के अंदर जो चंदावर है उसका युद्ध हुआ था। चंदावर के युद्ध के अंदर जो जयचंद है वो क्या हुआ बच्चों, पराजित हुआ था। जयचंद है जो वो पराजित हुआ था। आगे 1206 के अंदर क्या होता है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 के अंदर। जब 1206 के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भैया अब यहाँ का जो राजपाट है जो संभालने वाला कौन था, अब कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब आते हैं 1206 के ऊपर, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कितने की थी, तो 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाता है, कुतुब मीनार का निर्माण भी कौन बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, तो 1210 के अंदर। 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश के शासक बना था। आराम शाह को परास्त कर दिया, फिर उसके बाद के बच्चों इल्तुतमिश वहाँ का अपना वहाँ 1210 के अंदर के बच्चों शासक बना था। 1221 के अंदर क्या था बच्चों, तो 1221 के अंदर
का जो भारत है उसमें आया था। चंगेल का कब आया था बेटा भारत में? तो 1221 के अंदर। 1236 में क्या होता है? तो पहली जो शासिका थी कौन बच्चों? रजिया सुल्तान। भारत के अंदर सबसे पहली जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो गद्दी पर बैठी कब? 1236 को। 1240 के अंदर क्या होता है? तो 1240 के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। 1240 के अंदर रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की लड़की थी, पहली भारत की शासिका होती थी। 1240 के अंदर देखो 36 में बैठी, 4 साल बाद उसकी मृत्यु कर दी। क्या कर दी बच्चों? मृत्यु कर दी। आगे बात कर लेते हैं 1241 में क्या होता है? तो 1241 के अंदर भारत पर मंगोलों का आक्रमण होता है। किसका बच्चों? मंगोल राजाओं का क्या बच्चों? आक्रमण होता है 1241 के अंदर। 1240 में मृत्यु और 1241 में क्या बच्चों? भारत पर मंगोलों का आक्रमण हो गया। उसके बाद क्या बच्चों? 1265 से 1266 का जो गयासुद्दीन बलबन है वो क्या बच्चों? गद्दी बैठा होता है। कब से कब तक बच्चों? 1265 से 1266 तक। कौन बच्चे? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। आगे बात करते हैं कितने बच्चों? 1279 के अंदर। कितने बच्चों? 1279 के अंदर बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह होता है। किसका बच्चों? तुगरिल खां। बंगाल में तुगरिल खां का जो विद्रोह होता है कब होता है? 1279 के अंदर होता है। आगे 1286 के अंदर क्या होता है? 1286 के अंदर गयासुद्दीन की मृत्यु होती है। किसके बच्चों? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु होती है 1286 के अंदर। 1290 में क्या होता है? तो 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना होती है। 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना होती है। जलालुद्दीन खिलजी जो कहते हैं बच्चों संस्थापक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी। कब होती है इसकी स्थापना बच्चे? तो हम बोलेंगे 1290 के बाद। आपसे मैं पूछता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश, यदि हम बोलेंगे पूरा जो गुलाम वंश है पूरा समाप्त हो गया, गुलाम वंश के समाप्त होने के बाद कौन सा वंश आता है? तो खिलजी वंश आता है। कौन स्थापना करता है? तो जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है? 1290 के अंदर। चला अब इसके जो महान सशक्त कौन बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक का बच्चों। 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर शासक हो अगर था बच्चों। और 1309 से 1313 के बीच में मलिक कफूर का दफन जो अभियान है वो इसको बच्चों मलिक कफूर का दफन अभियान है वो आता है, स्टार्ट होता है। मलिक कफूर का जो दफन अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ था बच्चे? तो मलिक कफूर का दफन अभियान है वो स्टार्ट हो जाता है कब? 1309 से 1313 के बीच में। 1309 से 1309 से 1313 के बीच में। ठीक है बेटा, अब इतना रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे और नेक्स्ट वाले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।